हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है ईवीएस का वो है सॉइल प्रोफाइल। कल तक हमने सॉइल की फॉर्मेशन पढ़ी हुई थी, तो आज हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सॉइल हॉरिजॉन्स भी पढ़ेंगे साथ में। सॉइल प्रोफाइल को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, इट्स डिफाइंड एज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डाउनवर्ड्स टू वेयर द सॉइल मीट्स द अंडरलाइंग रॉक। मतलब अगर हम वर्टिकली देखेंगे, ये एक ऐसा सेक्शन होता है सॉइल का जो वर्टिकली हम ग्राउंड सरफेस से नीचे की तरफ जब जाते हैं, डाउनवर्ड्स जब जाते हैं, वहाँ पे ये जो सॉइल है नीचे जाके रॉक जो होगा उसके साथ मिलता है। ठीक है, ये इसी को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। मतलब ऊपर ग्राउंड लेवल से हम नीचे वर्टिकली नीचे ग्राउंड लेवल तक जब जाएंगे, अंदर तक जाएंगे, ज़मीन के नीचे हमें अंडरलाइनिंग रॉक मिलेगा, तो वो होता है एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो फिर हमें अलग अलग टाइप के लेयर्स मिल सकते हैं उसमें, तो वो है सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल होती क्या है? सॉइल जो होती है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की क्रस्ट की। ठीक है, मेनली उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रॉक मटेरियल्स, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको कल ही बताया, विदरिंग के थ्रू वो पहुंचते हैं, कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ये जो ऑर्गेनिक और मिनरल्स और जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, यही जाके फिर इस सॉइल के ऊपर जो लाइफ कल को होगी उसको सपोर्ट करेगी। जैसे प्लांट का ग्रोथ होना या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सॉइल में अपना हैबिटाइट बनाता है, तो यही जो सॉइल है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं उस लाइफ को। जो सॉइल का प्रोफाइल होता है ये एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, वर्टिकली अगर आप ऊपर से देखेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल से शुरू हो जाएगा और बराबर अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर की तरफ जाएगा, वर्टिकली जाएगा, और वहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर्स मिलेंगे। वो लेयर्स जो होते हैं लगभग पैरेलल होते हैं सरफेस के साथ। ठीक है, एक एक लेयर होगा, जितना जितना हम नीचे जाएंगे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स मिलेंगे, और वो पैरेलल होते हैं फिर सरफेस पे, जो ग्राउंड सरफेस है उसके हिसाब से पैरेलली वो अरेंज हुए होते हैं। और जो ये लेयर्स हैं इनको क्या बोला जाता है? सॉइल हॉरिजॉन्स। अब जो हमने पढ़ा सॉइल, जो ये लेयर्स हैं ये इसको बोला जाता है, जो भी पैरेलल लेयर्स थे इनको बोला जाता है सॉइल हॉरिजॉन्स। अब जो सॉइल हॉरिजॉन है ये क्या है? ये लेयर है जो पैरेलल होती है टू द सॉइल सरफेस, जहाँ पे फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक लेयर का एक दूसरे के साथ डिफ़र करता है। मतलब ऊपर वाली लेयर जो है उसका नीचे वाली लेयर के साथ उसका फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट लेयर्स का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, इन सॉइल हॉरिजॉन में हॉरिजॉन को डिफ़ाइन किया है बहुत सारे केसेस में कि ये फिज़िकल फीचर है, मेनली कलर के हिसाब से और टेक्सचर के हिसाब से, कि हर एक लेयर के अंदर जो भी सॉइल मटेरियल होगा, जो भी मटेरियल होगा, उसका कलर, उसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट होगा दूसरी वाली लेयर से, जो उसके ऊपर हो या उससे जो नीचे वाली लेयर हो, वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इन जो डिफरेंट बहुत सारी और चीज़ों में है, जैसे पार्टिकल साइज़, एक लेयर में जो मटेरियल का पार्टिकल साइज़ होगा, उसका जो टेक्सचर होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे में। ठीक है, डिपेंड करता है उसको इसके इर्द गिर्द क्या सराउंडिंग मटेरियल है जिससे वो बना होगा, उसी हिसाब से वो लेयर डिफरेंट होगी। कोरस है, सैंड वाली है, तो इसी हिसाब से एबो वाली अलग होगी, उसका टेक्सचर, कलर, उसका जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा। जिस भी सब्सटेंस, जिस भी रॉक से वो बनी होगी वो डिफरेंट होगा। नीचे वाला जो लेयर होगी वो भी डिफरेंट होगी, और जो खुद जो लेयर होगी ये भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जो लेयर्स हैं एक दूसरे को जो रनिंग पैरेलल टू द सरफेस है, जिसको हम सॉइल हॉरिजॉन्स बोलते हैं, ये हमें बहुत कुछ बताती है कि सॉइल कैसे फॉर्म हुई है, किस मटेरियल से बनी है वो, उसका टेक्सचर क्या था, और सॉइल के साथ पास्ट में क्या हुआ है, तब जाके ये लेयर्स बनी हैं। ठीक है, हर कोई लेयर एक दूसरे से डिफरेंट हैं,
चाहे उनकी एज के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, या हर एक लेयर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब जो हम हॉरिजॉन्स पढ़ रहे थे, सॉइल के जो हॉरिजॉन्स हैं, ये 3 मेजर टाइप के हॉरिजॉन्स हैं, जिसमें ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन है। ठीक है, इसके अलावा भी 2 और हॉरिजॉन हैं जिसको हम ओ हॉरिजॉन और आर हॉरिजॉन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओ हॉरिजॉन। इसके बाद मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि सॉइल किस तरीके से, इनके डिफरेंट लेयर्स हैं, हॉरिजॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आपको पिक्चर में ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब जो सबसे पहले है ओ हॉरिजॉन, इसको ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लीव्स, बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स गिरते हैं सॉइल के ऊपर, धीरे धीरे डिके होके ये यहाँ पे सॉइल को एनरिच करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट से। इसको ह्यूमस भी बोलते हैं। ये सॉइल का अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें फ्रेश और पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन में लगभग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, हॉरिजॉनिक ये जो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन है ये ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है और ग्रासलैंड में एब्सेंट होता है कल्टिवेटेड सॉइल्स में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कल्टिवेशन हो रहा होता है, तो ये कभी कभी निकल जाता है। तो जो फॉरेस्ट वाले एरिया में कल्टिवेशन नहीं होता है, कंटिन्यूसली वहाँ लीव्स और ये सब गिरते रहते हैं, ये ओ हॉरिजॉन एनरिच होती रहती है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर एडअप होते रहते हैं, मिनरल्स होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो है ये ह्यूमस बोला जाता है, ओ हॉरिजॉन। ये किसी किसी में बहुत ज़्यादा थिक भी होता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा थिन भी होता है, और किसी किसी में तो ये एब्सेंट ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रासलैंड और कल्टिवेटेड सॉइल्स, वहाँ पे जाके ये एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन जो है वो लगभग उस जगह पाया जाता है जहाँ पे ओ हॉरिजॉन नहीं होता है। इसको यूजुअली हम टॉप सॉइल कहते हैं, और यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, मोस्टली जो मिनरल्स यहाँ पे होते हैं वो पेरेंट मटेरियल, मतलब किसी पेरेंट रॉक से आया होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ये यहाँ पे गुड मटेरियल होता है प्लांट के लिए, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर रहते हैं वो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा मटेरियल प्लांट को भी मिलता है, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर रहेगा उसको भी मिलता है। ये टॉप लेयर होता है, और ग्रास लैंड बोलो आप, एग्रीकल्चरल लैंड, ये वही वाला होता है। ठीक है, उसमें ए हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है। इसमें जो मोस्टली मेड होता है, ये बना होता है सैंड, सिल्ट और कुछ क्ले। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो मैंने आपको पहले ही बोला। अब ये जो लेयर होता है ना, ये वर्नेबल होता है विंड और वाटर इरोजन। अगर हवा का झोंका आए, वाटर का बहाव आए, तो ये वाला जो टॉप लेयर है ये उसी के साथ इरोड हो जाती है। ठीक है, इस वाले हॉरिजॉन को रूट जोन भी बोला जाता है। इसके पास क्ले, आयरन और अल्मुनियम होता है। इसके बाद जो लेयर आती है हॉरिजॉन होता है, वो होता है बी हॉरिजॉन। ये बी हॉरिजॉन जो होता है, इसको हम सब सॉइल भी बोल सकते हैं। ये हॉरिजॉन बिलो ओ और ए हॉरिजॉन के नीचे वाला लेयर जो होती है उसको बोलते हैं बी हॉरिजॉन। इसके अंदर बहुत सारा कंसंट्रेशन होता है सिलिकेट, क्ले का, आयरन का, अल्मुनियम, कार्बोनेट्स, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसको एलिवेटेड भी बोला जाता है जोन, क्योंकि यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो लेयर्स है जिसमें बड़े बड़े ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं एंड हो जाते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े, अगर आप सब सॉइल में इस फिगर में भी देखेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स जो ऊपर सरफेस लेयर से उगने शुरू हो गए होते हैं, उनके रूट्स नीचे तक जहाँ जाते हैं वो यही हॉरिजॉन है, बी हॉरिजॉन। यहाँ तक उनके जो रूट्स हैं वो एंड हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी हाई होता है, और धीरे धीरे डार्क कलर हो जाता है इस हॉरिजॉन का, एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिजॉन से इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। इसके बाद जो हॉरिजॉन है वो है सी हॉरिजॉन। आप अगर फिगर में भी देखेंगे आपको एकदम पथरीला सा दिखेगा। ठीक है, ये जो है सी हॉरिजॉन ए और बी के नीचे वाला हिस्सा जो है, नीचे वाले लेयर हैं उसका होता है।
ये रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। यहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ नहीं होती हैं। ये उस बायोलॉजिकल एक्टिविटी के जोन से बाहर आ गया होता है, इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं होती है। इसमें जो मिनरल्स हैं, कुछ कार्बोनेट्स आप बोलेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, यहाँ पे काफ़ी वो एक्यूमुलेट होते हैं। अगर आप देखेंगे ये बना होता है ब्रोकन बेड रॉक से। बेड रॉक जब टूट गया होता है उसी का एक पोर्शन ये सी हॉरिजॉन बनता है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे भी होता है, एक सीमेंटेड सेगमेंट और जियोलॉजिकल मटेरियल यहाँ पे होता है। बाकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम होती है, कोई मतलब सॉल्युबल मटेरियल इतना नहीं होता है। रॉक ही टूट के ये हॉरिजॉन बनाता है, ठीक है। अर्थ का ही जो मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल, उसी की वेदरिंग यहाँ पे पार्टली वेदरिंग होती है, ठीक है। पार्टली वेदरिंग जो है वो इस सी हॉरिजॉन में होती है। अब जो उसके बाद आर हॉरिजॉन है, ये जो आर हॉरिजॉन है इसको बेडरॉक भी बोलते हैं। ये जो क्या होता है, ये मटेरियल यहाँ पे कॉम्पैक्टेड सीमेंटेड काफ़ी सख्त होता है। ये एकदम लगता है कि किसी को सीमेंट करके जोड़ दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स का एक हॉरिजॉन्स का बोझ होता है, ये उनको अपने ऊपर कैरी करता है। यहाँ पे इट इज़ अनविदर्ड पेरेंट मटेरियल, इतनी विदरिंग हो नहीं पाती है, ठीक है। ये कभी कभी पेरेंट रॉक से बनता भी है, कभी कभी नहीं भी बनता है। यहाँ पे जो ये ऊपर वाली लेयर्स को सपोर्ट करता है, ये इसमें जो मटेरियल होता है ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन, ये उसका बना होता है। बाकी जो अभी आपको मैं जो फिगर भेजूँगी वो भी आप देखेंगे, उससे थोड़ा आपको कलर पिक्चर है जो आपको बुक में दिख रही है वो भी अभी आपको जो दिख रही है वो भी है। उसके बाद जो अभी पिक्चर भेजूँगी वो काफ़ी कलरफुल है, जिससे आपको इजीली आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका कलर, इनका डिफरेंट लेयर्स इजीली एविडेंट आपको दिख जाएगी। आप देख लीजिए हॉरिजॉन्स। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्गेनिक ओ, वहाँ पे वो लेयर देख लीजिए। उसके बाद जो ए है उसका कलर देख लीजिए, वो टॉप सॉइल थी, ठीक है। वो तभी कहीं कहीं पे जहाँ ओ हॉरिजॉन नहीं होता है, ए हॉरिजॉन ज़्यादातर वहीं पे प्रेजेंट होता है। मतलब ओ हॉरिजॉन अगर नहीं भी होगा तो भी ए हॉरिजॉन होता है। ओ हॉरिजॉन का ग्रास लैंड या कल्टिवेटेड लैंड में नहीं होता है, वो फॉरेस्ट लैंड में ज़्यादा होता है। मगर ए भी होता है उन जगह पे, मगर ए वहाँ पे भी होगा जहाँ ओ नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए दूसरा सब सॉइल है, उसका कलर देख लीजिए किस तरीके से हो गया है। जैसे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ तक आके उनका रूट एंड हो जाता है। उसके बाद सी है जिसको हम सबस्ट्रेटम भी बोलेंगे, ये पूरा मतलब पेरेंट रॉक से विदर्ड रॉक से पार्टी विदर्ड रॉक होता है। उसके बाद बेड रॉक, तो नीचे इन सब को इनका पूरा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। इन सारे जो भी लेयर्स हैं इस फिगर में आपको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लेयर्स को। जब हम सरफेस से अगर हम वर्टिकली नीचे की तरफ देखेंगे सॉइल के प्रोफाइलिंग को, सॉइल के हॉरिजॉन्स को, तो हमें इस तरीके से जो ये लेयर्स हैं अगर हम डिग करेंगे, अगर एक ट्रंच जैसा खोदेंगे तो वहाँ हम इन लेयर्स को इस तरीके से OABCR इस तरीके से लेयर्स हमें डिफरेंशिएट ईजिली दिख जाएंगी अगर हमने उनके बारे में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट होता है। सॉइल फॉर्मेशन जो होती है वो मेनली रिलेटेड होती है कि पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है, ठीक है, उसका रिलीफ क्या है, सरफेस रिलीफ, क्लाइमेट, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी, और एनिमल और इंसेक्ट्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, या इन ह्यूमन बीइंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले इन सॉइल फॉर्मेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल जो होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये कहाँ से डिराइव किया जाता है, रॉक से। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि विदरिंग जब होती है रॉक की, उसी से बहुत सारे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, तो यही क्या बनाते हैं, सॉइल। ये किसने बताया गया है, सॉइल के साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया। जो सरफेस रॉक्स होते हैं ये एक्सपोज होते हैं बहुत सारे विदरिंग प्रोसेस से, धीरे धीरे उनका डिके होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और इस प्रोसेस में रॉक धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है फाइन ग्रेन्स में, और ये एक बेस देता है किसके लिए,
एक सॉइल को बनने के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल देखेंगे इंडिया की, तो ये लार्जली डिराइव की गई है हिमालयन रिवर्स के डिपोजिशनल। जब हिमालयन रिवर आगे बहती है, वो अपने आप के साथ बहुत सारी चट्टानों को तोड़ के या बहुत सारी अपने साथ सॉइल को निकाल लेती है, किसी और जगह की सॉइल किसी और जगह डिपॉजिट करती है। उस हिमालयन रिवर के डिपोजिशनल वर्क से ये होता है, ठीक है। ये डिपोजिशनल वर्क जो होता है ये लगभग हज़ारों साल तक चलता है, तब जाके पूरा कहीं जगह सॉइल बनता है, ठीक है। ये जो होती है ये सॉइल, ये एलोवियल फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें काफ़ी क्ले होता है, सिल्ट होता है, ठीक है। ये सॉइल का जो होता है ये काफ़ी फर्टाइल होंगी, तो सीधी सी बात है कि ये आगे जाके एग्रीकल्चर हो, इन चीज़ों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होती है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलीफ जो है ये इन्फ्लुएंस करेगा कि किस तरफ से प्रोसेस, कैसे फॉर्मेशन होगा सॉइल का, अलग अलग तरीके से ये उसको इफ़ेक्ट करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्लोप ऑफ लैंड का स्लोप, अगर वो एकदम से वो स्टीप स्लोप है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी का बहाव एकदम से नीचे की तरफ स्विफ्ट फ्लो हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हिंडर कर जाता है। सब कुछ जब एकदम से नीचे बह गया तो कुछ रहेगा ही नहीं। एकदम स्टीप स्लोप अगर हो गया तो कहीं जगह कोई चीज़ टिकेगी ही नहीं, सब वॉश आउट नीचे की तरफ होता जाएगा। उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। स्टीप स्लोप में बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। आप पहाड़ियों में देखिए, कुछ टिकेगा ही नहीं, नीचे ही खिसकता जाएगा, ऊपर कोई सॉइल फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। तो एरिया ऑफ जहाँ लो रिलीफ है या जेंटल स्लोप है, जहाँ एकदम से इतनी स्लोप नहीं है, वहाँ पे डिपोजिशन होना पॉसिबल है। और वहाँ पे जो सॉइल है टिकती है, थिक रहती है, फर्टाइल रहती है। अगर ये चीज़ें हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में देखें तो वहाँ पे होता है। अगर हम ये चीज़ें प्लेट्यूज़ में देखेंगे, जहाँ पे प्लेट्यूज़ में अगर देखेंगे वहाँ पे एकदम से उतना अच्छा फर्टाइल सॉइल नहीं बनती है, ठीक है। थर्ड वन है क्लाइमेट जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर माना जाता है सॉइल की फॉर्मेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन है कि कितना अमाउंट का और कितना रेनफॉल, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं सॉइल के बनने में। क्लाइमेट जो है ये कंट्रोल कर सकता है कि किस टाइप का और कितना विदरिंग करनी है पेरेंट मटेरियल को, क्योंकि रेन होगी उससे भी विदरिंग होती है रॉक मटेरियल की, ठीक है ना। हवा आएगी, टेम्परेचर होगा, जैसे मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, वेटिंग, ड्राइंग, कूलिंग, हीटिंग, ये सब चीज़ें टर्म्स जो हैं ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। तो इन्हीं से तो विदरिंग होती है, और विदरिंग से ही पेरेंट मटेरियल से जो मिनरल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो निकल जाती है विदरिंग से। तो विदरिंग कैसे होगी यहाँ पे, क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितना पानी निकालना है, कितनी विदरिंग करनी है, कितना ड्राइंग होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से कहाँ पे ग्रो करेगा, कितने टाइम तक क्लाइमेट उस जगह कैसा रहा है, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं सॉइल फॉर्मेशन में। फोर्थ वन है टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया क्लाइमेट, टेम्परेचर भी उसी का एक फैक्टर है। इसकी वजह से फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो बहुत सारे, अगर आप केमिकल प्रोसेस भी देखेंगे तो उनको भी इसी से इफ़ेक्ट होता है। जो टेम्परेचर है ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में कंट्रोल कर सकता है, ये ग्रोथ कर सकता है वेजिटेशन की। किस हिसाब से टेम्परेचर है उसी हिसाब से ग्रो होता है कोई चीज़, ठीक है। फिफ्थ वन है नेचुरल वेजिटेशन रिफ्लेक्ट करती है कि कितना इफ़ेक्ट किसी भी सॉइल को ग्रो करने में, डेवलप होने में जैसे कि हम अगर मान लें कि कहीं पे भी जब ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है, वो उस सॉइल में धीरे धीरे अपने डेड डिके लीफ मटेरियल को ऐड करेगी, और धीरे धीरे उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वो बेस्ट सॉइल मानी जाएगी, ठीक है ना, अच्छी सॉइल होगी, वहाँ ग्रोथ हो जाएगा सॉइल। फिर वहाँ से जो चीज़ें आगे को इरोड होके निकलेंगी, कहीं और जगह भी एडप्ट मिनरल न्यूट्रिएंट करते जाएंगे।
तो एक सॉइल का रिलेशनशिप उसकी वेजिटेशन के टाइप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया में तो ज़्यादा ही। डेंसली फॉरेस्टेड एरिया जो हैं इसमें बेस्ट सॉइल मानी जाती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ वेजिटेशन बहुत है। वेजिटेशन होगी तो सॉइल भी बाइंड करके रहेगी, इरोड भी नहीं होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका था सॉइल और उसकी प्रोफाइलिंग। तो इसके साथ ही आपका ये सब ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ते हैं।